साल 1845 कनाडा के दूर दराज इलाके में जॉन अपनी फैमिली के साथ एक गुमनाम जिंदगी जी रहा होता है। उसका बेटा जेम्स काफ़ी बीमार रहता था। जेम्स के पास जब कोई नहीं होता था तो उसका सौतेला भाई विक्टर ही उसका ख्याल रखता था। उस रात विक्टर के असली पिता उसकी माँ को वहाँ से ले जाने आते हैं। शोर सुनकर जॉन नीचे आता है और दोनों में झगड़ा होने लगता है। तभी गोली की आवाज़ सुनकर जेम्स नीचे भागता है और देखता है कि उसके पिता को गोली लगी है। वो अपने पिता के पास जाता है लेकिन तब तक वो दम तोड़ चुके थे। जेम्स अपना आपा खो चुका था और गुस्से में उसके हाथ से अपने आप ही हड्डियों के खंजर निकाल आते हैं। वो विक्टर के पिता की तरफ भागता है और उन्हें विक्टर के पिता के शरीर के आर पार निकाल देता है। मरने से पहले विक्टर के पिता उसे बताते हैं कि वो जॉन का नहीं बल्कि उनका बेटा है। उसकी माँ ये सब देखकर डर जाती है और उससे पूछती है कि तुम आखिर क्या हो। ये सुनकर जेम्स वहाँ से भागकर जंगल में चला जाता है, लेकिन विक्टर उसका साथ देता है और दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। वो दोनों अपने सामने आने वाले दुश्मनों को मिटाने की कसम खाते हैं और हमेशा साथ रहने का वादा करते हैं। फिर कहानी को कई साल बाद दिखाया जाता है, जहाँ अब दोनों भाई आर्मी में भर्ती हो चुके थे। वो 1861 की अमेरिकन सिविल वॉर लड़ते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि उन पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा और उनमें जबरदस्त हीलिंग पावर्स हैं, यानी कि उनकी जख्म बहुत तेजी से ठीक हो जाते हैं। फिर 53 साल बाद 1914 में वो वर्ल्ड वॉर 1 लड़ते हैं। दोनों भाई अपनी सुपर पावर से हर जंग जीत रहे थे। जेम्स के पास खंजर वाले हाथ थे तो विक्टर के पास धातु से भी मजबूत नाखून थे। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद वो 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 लड़ते हैं। अब विक्टर को लोगों को मारने में मजा आने लगा था। 1944 में वर्ल्ड वॉर 2 भी खत्म हो जाती है। अब साल था 1973। वियतनाम वॉर में विक्टर एक लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश करता है और जब उसके सीनियर उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वो उन्हें मार देता है। अपने सीनियर को मारने के जुर्म में उन दोनों को मौत की सजा सुनाई जाती है। उन्हें गोली मारने का आदेश दिया जाता है, लेकिन उन पर उसका कोई असर नहीं होता। ये खबर जब मेजर विलियम स्ट्राइकर को पता चलती है तो वो समझ जाता है कि वो म्यूटेंट्स हैं। वो उनके पास जाता है और उन्हें जेल से बचने के बदले अपनी एक स्पेशल टीम में शामिल कर लेता है, जिसका नाम टीम एक्स होता है, जिसमें सभी के पास स्पेशल पावर्स होती हैं। इस टीम के मेंबर होते हैं लोगन, जिसके पास खंजर नुमा हड्डियां हैं, विक्टर जिसके पास मजबूत नाखून हैं, वेड तलवार चलाने में माहिर, एजेंट जीरो उसके जैसा गन चलाने में दुनिया में और कोई नहीं है, जॉन जो टेलीपोर्ट कर सकता है, ड्यूक्स जिसके पास जबरदस्त ताकत है और ब्रैडली जो बिजली को कंट्रोल कर सकता है। ये सभी म्यूटेंट्स हैं जो किसी न किसी अपराध में जेल में कैद थे और जिन्हें स्ट्राइकर ने अपने खुफिया मिशन के लिए अपनी टीम एक्स में भर्ती किया था। एक ऐसी ही सीक्रेट मिशन के लिए इन्हें नाइजीरिया भेजा जाता है, जहां उन्हें एक बिल्डिंग में घुसना था, लेकिन वहां पहुंचना इतना आसान नहीं था। सबसे पहले एजेंट जीरो अपनी जबरदस्त गन चलाने की हुनर से ज्यादातर गार्ड्स को मार देता है। फिर ड्यूक्स अपनी दमदार ताकत से उनका टैंक उड़ा देता है और वो सब आसानी से अंदर घुस जाते हैं, लेकिन बिल्डिंग के अंदर उनका इंतजार हो रहा था। जैसे ही लिफ्ट खुलती है, वेड अपनी तलवार की मदद से गोलियों से बचता हुआ सबको खत्म कर देता है। उनका लीडर स्ट्राइकर से सभी हीरे लेने के लिए कहता है, लेकिन स्ट्राइकर वहां हीरो के लिए नहीं बल्कि एक काले पत्थर के लिए आया था। वो उससे पूछता है कि उसे ये पत्थर कहाँ से मिला। वो बताता है कि मुझे ये पत्थर एक छोटे से गांव से मिला है जो यहाँ से 3 दिनों की दूरी पर है। स्ट्राइकर की टीम वहां पहुंचकर सभी गांव वालों को बंधक बना लेती है। गांव वाले उन्हें बताते हैं कि ये पत्थर आसमान से गिरा था। लोगन उससे कहता है कि ये सच बोल रहा है, लेकिन स्ट्राइकर उस पत्थर की लोकेशन जानना चाहता था जहां से उन्हें ये मिला था। क्योंकि वेड उनकी लैंग्वेज जानता था, इसलिए स्ट्राइकर उससे कहता है कि इससे पूछो ये पत्थर उसे कहाँ से मिला है, नहीं तो सब लोग मारे जाएंगे। वो आदमी कहता है ये एक पवित्र पत्थर है और उन्हें लोकेशन बताने से मना कर देता है। स्ट्राइकर अपनी टीम को सबको मारने का ऑर्डर देता है। वो उन्हें एक एक करके मारने लगते हैं, लेकिन लोगन अपने भाई को रोक लेता है। वो उससे कहता है कि हम इस मिशन में मासूमों को मारने के लिए शामिल नहीं हुए थे। लोगन उन लोगों को मारने के लिए मना कर देता है और टीम एक्स को छोड़कर जाने की बात करता है। वो अपने भाई से भी साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन विक्टर कहता है हम सारी जिंदगी यही तो करते आए हैं और उसके साथ चलने से मना कर देता है। जब लोगन वहां से जा रहा होता है तो विक्टर कहता है हम तुम्हें ऐसे ही टीम से नहीं निकलने दे सकते। लोगन अपनी टीम की पहचान जो कि एक बैज होता है उसे वहीं फेंक कर चला जाता है। 6 साल बीत जाते हैं। लोगन कनाडा के पहाड़ों पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहने लगता है जो कि एक स्कूल टीचर है। लोगन अब पूरी तरह से बदल चुका है। वो अब किसी को नहीं मारता और अपना गुजारा करने के लिए लकड़ी काटने का काम करता है। टीम एक्स अब बिखर चुकी है। उसके सभी मेंबर्स अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ब्रैडली सबसे छुपकर छोटे मोटे लाइट की ट्रिक दिखाकर अपनी लाइफ जी रहा था। एक रात विक्टर उसके पास आता है। विक्टर को देखकर ब्रैडली उससे कहता है कि मुझे हमेशा से लगता था कि लोगन मुझे ढूंढता हुआ आएगा। वो उससे कहता है कि मुझे मरने से डर नहीं लगता,
और विक्टर उसे जान से मार देता है। उसी रात लोगन एक बुरा सपना देखकर नींद से उठ जाता है, जिसे देखकर लायला डर जाती है। अगले दिन जब लोगन अपने काम पर होता है तो स्ट्राइकर एजेंट जीरो के साथ उसे ढूंढता हुआ आता है और उसे एक न्यूज़पेपर दिखाकर कहता है कि हमारे टीम मेंबर्स को कोई मार रहा है। अब तक वेड और ब्रैडली मारे जा चुके हैं। लोगन विक्टर के बारे में पूछता है। वो कहता है कि जहां तक मुझे पता है विक्टर को कुछ नहीं हुआ है। लोगन उसकी मदद करने से मना कर देता है और वहां से चला जाता है। वो अपनी नई जिंदगी में खुश है। वो उस खून खराबे वाली जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहता था। लोगन जब कायला को स्कूल से वापस ला रहा होता है तो रास्ते में कुछ लोग रास्ता ब्लॉक करके खड़े हो जाते हैं। जब लोगन उससे हटने के लिए कहता है तो वो झगड़ा करने लगते हैं। कायला को पता था कि लोगन क्या कर सकता है, इसीलिए वो जल्दी से उनके बीच आती है और उस आदमी को छूते ही वो शांत हो जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि कायला भी एक म्यूटेंट है, लेकिन लोगन ये बात नहीं जानता था। वो उससे पूछता है कि तुमने ये कैसे किया। वो मजाकिया अंदाज में कहती है कि लड़कियों में मनाने का एक खास हुनर होता है और दोनों वहां से चले जाते हैं। एक दिन लोगन को जंगल में लकड़ियां काटते हुए किसी जानवर की गंध आती है। वो देखता है कि पेड़ों पर हर जगह पंजे के निशान बने हैं। वो समझ जाता है कि ये विक्टर का काम है। वो जल्दी से कायला के पास पहुंचना चाहता था। दूसरी तरफ विक्टर पहले ही कायला तक पहुंच चुका था। लोगन जानता था कि उसने थोड़ी भी देर की तो कायला नहीं बचेगी। वो विक्टर की गन सूंघकर उसका पीछा करता हुआ कायला की गाड़ी तक पहुंच जाता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वो उसकी गाड़ी पर नखूनों के निशान देखता है। थोड़ी दूर ही कायला की बॉडी पड़ी थी, जिसे देखकर लोगन गुस्से में पागल हो जाता है। वो विक्टर को ढूंढता हुआ एक बार तक पहुंचता है और उसे देखते ही लोगन के हाथों से उसकी हड्डियां बाहर आ जाती हैं। लोगन उससे पूछता है कि तुमने कायला को क्यों मारा। वो कहता है कि इतने साल बीत गए लेकिन तुमने एक फ़ोन तक नहीं किया। तुम्हारा ध्यान खींचने के लिए मुझे उसे मारना पड़ा। और फिर दोनों की लड़ाई होने लगती है। लोगन 6 सालों तक लड़ाई से दूर था, इसलिए विक्टर उस पर भारी पड़ जाता है। विक्टर उसकी खंजरनुमा हड्डी तोड़ देता है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो हॉस्पिटल में होता है। जब डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे होते हैं तो उसे होश आ जाता है। वो गुस्से में उठता है और डॉक्टर से विक्टर के बारे में पूछने लगता है। तभी स्ट्राइकर वहां आ जाता है और उससे कहता है कि मुझे पता है वो कहाँ मिलेगा। लोगन स्ट्राइकर का कॉलर पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम्हारे यहाँ आने के अगले ही दिन वो भी यहाँ आ गया और कायला मारी गई। स्ट्राइकर कहता है मैंने तुम्हें पहले ही आगाह किया था। वो कहता है तुमने क्यों नहीं बताया कि वो विक्टर था जो सबको मार रहा है। स्ट्राइकर कहता है मैं अपने बच्चे की कसम खाकर कहता हूँ मुझे नहीं पता था कि वो विक्टर था। वो आगे बताता है कि विक्टर कुछ ज़्यादा ही खूंखार हो गया था, इसलिए मुझे टीम एक्स को बंद करना पड़ा और उसे लगा कि मैंने उसे धोखा दिया है और फिर उसने धमकी दी कि वो हम सबको ख़त्म कर देगा। लोगन कहता है कि तुम यहाँ मुझे आगाह करने नहीं बल्कि अपनी जान बचाने के लिए आए थे। स्ट्राइकर कहता है उसे ख़त्म करने के लिए मैं तुम्हें हथियार दे सकता हूँ। ये सुनकर लोगन रुक जाता है। स्ट्राइकर कहता है मैं तुमसे 2 बातों का वादा करता हूँ। पहली कि तुम्हें इतनी तकलीफ होगी जितना कोई और सहन नहीं कर सकता, और दूसरा कि तुम विक्टर से अपना बदला ले सकोगे। स्ट्राइकर लोगन को पहाड़ों के बीच बनी एक खुफिया लैब ले जाता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें याद है हम 6 साल पहले नाइजीरिया में एक काला पत्थर ढूंढ रहे थे। उससे हमने एक मेटल कंपाउंड बनाया है जिसे हम एडमेंटियम कहते हैं। उसे हम तुम्हारी बॉडी में डालेंगे और फिर इस दुनिया की कोई भी चीज़ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले स्ट्राइकर उससे उसका पुराना बैच देता है, लेकिन लोगन कहता है मुझे नया बैच चाहिए। वो पूछता है उस पर क्या लिखवाना चाहते हो। वो कहता है वोल्वरीन। दरअसल कायला ने लोगन को एक चांद और उसके आशिक कितात्सु की कहानी सुनाई थी। वो दोनों आत्माओं की दुनिया में साथ रहा करते थे। एक आत्मा ने कितात्सु से चांद के लिए एक फूल लाने को कहा और उसे धरती पर भेज दिया, लेकिन कितात्सु नहीं जानता था कि अगर उसने एक बार आत्माओं की दुनिया छोड़ दी तो वो वापस नहीं जा सकता, और हर रात वो चांद की तरफ देखकर उसका नाम पुकारता था। कितात्सु का मतलब होता है वोल्वरीन, और इसीलिए लोगन ने ये नाम चुना था। लोगन के शरीर में बहुत सारी सुइयों की मदद से एडेमेंटियम डाल दिया जाता है, जिससे उसे बेतहाशा दर्द होता है। इधर एक्सपेरिमेंट खत्म होता है और उधर उसके दिल की धड़कन बंद हो जाती है। सब सांसें रोककर उसे देखने लगते हैं और तभी अचानक मॉनिटर पर धड़कन वापस आ जाती है, लेकिन वो अभी भी बेहोश होता है। स्ट्राइकर उसके डीएनए से वेपन 11 बनाना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि अगर एक बार उसे होश आ गया तो उसे काबू करना नामुमकिन होगा, इसीलिए वो उसकी याददाश्त मिटाने का फैसला करता है। लेकिन लोगन को होश आ जाता है और उसके एडेमेंटियम के पंजे बाहर निकल आते हैं। जीरो उस पर गोली चलाता है, लेकिन उस पर उसका कोई असर नहीं होता। लोगन विक्टर से बदला लेने के लिए पहाड़ से कूदकर वहां से भाग जाता है। स्ट्राइकर जीरो को उसका सर काटने का ऑर्डर देता है, क्योंकि बिना सर कटे वो अब नहीं मर सकता था।
लोगन एक बूढ़े कपल के फार्म हाउस में छुप जाता है। वो कपल उसे अपने बेटे के कपड़े देते हैं और उसे अपने साथ ही रुकने देते हैं। अगले दिन वो लोगन को अपने बेटे की जैकेट देते हैं और उसके लिए नाश्ता लेकर आते हैं। तभी एजेंट जीरो उन पर फायरिंग कर देता है, जिससे वो कपल मारे जाते हैं। स्ट्राइकर के आदमी उस पर मिसाइल से हमला कर देते हैं, लेकिन वो भाग निकलता है। एजेंट जीरो हेलीकॉप्टर से उसका पीछा करने लगता है, लेकिन लोगन बाइक लेकर जंगल के रास्ते भाग जाता है, लेकिन जीरो उसका पीछा नहीं छोड़ता। लोगन अपने पंजे से हेलीकॉप्टर की पंखुड़ियां काट देता है और हेलीकॉप्टर के रेडियो पर स्ट्राइकर से कहता है, पहले मैं विक्टर को मारूंगा और फिर तुम्हें एक जानवर चाहिए था ना, लो वो आ गया। जाते जाते वो हेलीकॉप्टर के बहते हुए ऑयल में आग लगा देता है, जिससे हेलीकॉप्टर में ब्लास्ट हो जाता है और एजेंट जीरो मारा जाता है। इधर लैब में स्ट्राइकर उसे मारने का प्लान बना रहा होता है। एक साइंटिस्ट उससे कहता है कि लोगन को सिर्फ एक ही चीज मार सकती है और वो है ये एडिमेंटियम की गोली। लोगन विक्टर को ढूंढने लास वेगास चला जाता है, जहां वो जॉन से मिलता है, जो उसकी पुरानी टीम एक्स का मेंबर था। इधर स्ट्राइकर को पता चलता है कि वो जिस नए म्यूटेंट को ढूंढ रहे थे वो मिल गया है। दरअसल स्ट्राइकर लोगन को सिर्फ बदलना नहीं चाहता था, उसके इरादे और भी ज्यादा खतरनाक थे। लोगन उससे कहता है जीरो किसी आइलैंड की बात करता था। वो उससे कहता है कि ड्यूक्स और एजेंट जीरो जिगरी दोस्त थे, उसे जरूर पता होगा कि वो आइलैंड कहाँ पर है। ड्यूक सब खा खा कर मोटा हो चुका था, इसलिए वो लोगन से कहता है कि उसके मोटापे का मजाक मत उड़ाना, नहीं तो भारी पड़ जाएगा। लोगन ड्यूक से उस आइलैंड के बारे में पूछता है, वो उसे कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। लोगन उसे बॉब कहता है, लेकिन ड्यूक को लगता है कि वो उसे भैंस कह रहा है। ड्यूक्स उसे अपने मोटे पेट से दूर फेंक देता है। जॉन उससे कहता है अब सिर्फ एक ही रास्ता है, वो उसे ड्यूक से बॉक्सिंग करने को कहता है। लोगन अपनी पूरी ताकत से उसे पंच मारता है, लेकिन उसे चोट लगने की बजाय गुदगुदी होने लगती है। लोगन की बॉडी में एडिमेंटियम था, इसलिए वो ड्यूक्स को हरा देता है और फिर वो उसे सारी बात बताता है। वो कहता है कि विक्टर और स्ट्राइकर दोनों साथ काम करते हैं। स्ट्राइकर विक्टर की मदद से म्यूटेंट्स को पकड़ता है और उन्हें एक सुनसान आइलैंड पर ले जाकर उन पर एक्सपेरिमेंट करता है। वो उन सब की ताकत को मिलाकर एक नया म्यूटेंट बनाना चाहता है। उस जगह के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन एक म्यूटेंट वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गया था। वो तुम्हें जरूर उस आइलैंड के बारे में बता सकता है। जॉन भी उसकी मदद के लिए साथ चला जाता है। लोगन उस म्यूटेंट तक पहुंच जाता है जिसका नाम रेमी होता है। वो ताश के पत्तों से अलग अलग तरह के करतब दिखा सकता था। ताश के पत्ते ही उसकी पावर हैं। लोगन उससे कहता है मैं उस आइलैंड पर जाना चाहता हूं जहां पर स्ट्राइकर तुम पर एक्सपेरिमेंट करने वाला था। रेमी उसके गले में एक लॉकेट देख लेता है, जैसा कि उसने विक्टर के गले में देखा था। उसे लगता है कि वो भी स्ट्राइकर के लिए काम करता है, इसलिए वो उस पर हमला कर देता है और वो दीवार तोड़कर बाहर गिरता है और बाहर विक्टर होता है जिसने जॉन को मार दिया होता है। विक्टर उसके शरीर से उसका डीएनए निकाल रहा होता है। लोगन जब उसे देखता है तो वो गुस्से में भर जाता है और उसके पंजे निकल आते हैं। लोगन अब विक्टर से ज्यादा ताकतवर हो गया था। वो जैसे ही उसका सर धड़ से अलग करने वाला होता है, रेमी उस पर हमला कर देता है और एक बड़े धमाके से लोगन दूर जाकर गिरता है। इस बात का फायदा उठाकर विक्टर वहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। लोगन रेमी को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि अब तुम मुझे उस आइलैंड पर ले जाओगे जहां से तुम भाग कर आए थे, ताकि मैं उन सबको मार सकूं जिनसे तुम नफरत करते हो। रेमी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ आइलैंड पर स्ट्राइकर के सीनियर जनरल आते हैं। स्ट्राइकर उन्हें बताता है कि हम एक्सपेरिमेंट नंबर 11 करने वाले हैं। इससे पहले हम 10 म्यूटेंट पर एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। लोगन एक्सपेरिमेंट नंबर 10 था और अब जो हम म्यूटेंट बना रहे हैं उसमें 11 म्यूटेंट की पावर होगी, जिसकी मदद से हम अपने देश के दुश्मनों को खत्म कर सकेंगे। जनरल उससे इन एक्सपेरिमेंट्स को तुरंत बंद करने का ऑर्डर देते हैं। वो उससे कहते हैं कि हमें पता है कि तुम्हारा बेटा भी एक म्यूटेंट था और अभी एक्सपेरिमेंट तुम्हारा जाती मामला बन चुका है। स्ट्राइकर कहता है कि हाँ, मेरा बेटा एक म्यूटेंट था, उसने मेरी बीवी को मार डाला और अब मैं इस देश के हर एक म्यूटेंट को मार दूंगा। इतना कहकर वो जनरल को मार देता है, क्योंकि वो अपना एक्सपेरिमेंट नंबर 11 जिसका नाम डेडपूल है उसे पूरा करना चाहता था। लोगन स्ट्राइकर तक पहुंच जाता है। वो उससे पूछता है कि तुमने ये सब क्यों किया। स्ट्राइकर उससे कहता है क्योंकि मैं अपना एक्सपेरिमेंट नंबर 11 किसी भी तरह से पूरा करना चाहता था। इसकी शुरुआत मेरे बेटे से हुई थी और खत्म तुमसे। मैंने एक म्यूटेंट में 11 अलग अलग म्यूटेंट्स की पावर डाल दी। यहाँ पर लोगन को एक और झटका लगता है। वो जिससे बहुत प्यार करता था, जिसका नाम कायला था, जो लोगन की नजरों में मर चुकी थी, वो जिंदा होती है। वो अब तक स्ट्राइकर के लिए ही काम कर रही थी। वो भी एक म्यूटेंट है जो किसी को भी सम्मोहित करके कोई भी काम करवा सकती थी। स्ट्राइकर के कहने पर ही उसने लोगन से प्यार किया था। लोगन उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। कायला कहती है कि मैं मजबूर थी।
लोगन ये जानकर इमोशनल हो जाता है और वहां से चला जाता है। तभी यहाँ पर विक्टर की एंट्री होती है। वो स्ट्राइकर से कहता है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि जो धातु तुमने लोगन की बॉडी में डाली है वो मेरे अंदर भी डालोगे। स्ट्राइकर उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी रिपोर्ट देखी है, तुम उस एक्सपेरिमेंट में सरवाइव नहीं कर पाओगे, तुम मारे जाओगे। कायला वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन विक्टर उसे अपने पंजे वाले हाथ से उठा लेता है। कायला जोर से चिल्लाती है। लोगन उसकी चीख सुन लेता है और वापस आता है और वो विक्टर के ऊपर हमला कर देता है। विक्टर जो लोगन का सौतेला भाई है, जो बचपन में हमेशा साथ रहते थे, उन दोनों के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें लोगन उस पर भारी पड़ता है। वो विक्टर की जान बख्श देता है। तभी यहाँ पर कायला आ जाती है। वो लोगन से कहती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है, उसने उसे कभी धोखा नहीं दिया। स्ट्राइकर ने उसकी बहन को बंदी बना रखा है, इसलिए उसके कहने पर ही उसने वो सब कुछ किया। उसके बाद लोगन उस जगह जाता है जहाँ पर उसकी बहन और कई और भी म्यूटेंट कैद होते हैं। वो उन सबको आज़ाद कर देता है और जब वो वहाँ से भाग रहे होते हैं तभी उनके सामने डेडपूल आ जाता है। स्ट्राइकर का वो 11वां एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर 11 म्यूटेंट्स की पावर है, उसके हाथों से भी लंबी लंबी तलवार निकलती है। ये तलवार भी उसी मटेरियल की बनी होती है जो कि लोगन की बॉडी में डाला गया था। वहीं कायला अपनी बहन के साथ सभी म्यूटेंट्स बच्चों को वहां से निकालना चाहती है और तभी स्ट्राइकर के लोग आते हैं और उन सब पर गोलियां चलाने लगते हैं। कायला जख्मी हो जाती है और वो अपनी बहन से कहती है कि तुम यहाँ से सबको ले जाओ, लेकिन मुझे यहीं पर रुकना होगा। इधर लोगन और वेपन नंबर 11 यानी कि डेडपूल, इन दोनों के बीच घमासान लड़ाई हो रही होती है। डेडपूल इतना शक्तिशाली होता है कि लोगन उसके सामने टिक नहीं पाता। स्ट्राइकर एक कैमरे की मदद से लोगन को हारता हुआ देख रहा था और उसे अपने एक्सपेरिमेंट पर गर्व महसूस हो रहा था। वो अपने कंप्यूटर से लोगन को खत्म करने का ऑर्डर देता है और तभी वहां पर लोगन का भाई विक्टर आ जाता है और दोनों मिलकर डेडपूल से लड़ते हैं। और जैसे ही लोगन को मौका मिलता है वो डेडपूल की गर्दन काट देता है और जब उसकी गर्दन नीचे गिर रही होती है उसकी आंखों से रेज निकलती हैं जिससे पूरी बिल्डिंग गिरने लगती है। विक्टर वहां से भाग जाता है और अगले ही पल लोगन ऊपर से कूदकर अपनी जान बचा लेता है। लोगन को कायला की आवाज आती है। वो उसके पास जाता है जो जख्मी है। कायला उससे कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। लोगन उसे उठाकर अपने साथ ले जा रहा होता है और तभी स्ट्राइकर पीछे से उस पर गोली चला देता है। लोगन उसे मारने के लिए उसकी तरफ भागता है पर स्ट्राइकर उस पर कई गोलियां चलाता है और एक गोली लोगन के सिर में लगती है जिससे लोगन पूरी तरह से अचेत हो जाता है क्योंकि इस गन में एडामेंटियम की गोली होती है। ये वही धातु है जिसे स्ट्राइकर ने एक्सपेरिमेंट करके लोगन की बॉडी में डाला था। इसके बाद स्ट्राइकर काला को भी गोली मारने के लिए जाता है पर वो उसे अपनी पावर से अपने वश में कर लेती है। वो स्ट्राइकर से कहती है कि तुम तब तक चलते रहोगी जब तक कि तुम्हारे पैरों से खून ना निकल जाए। कुछ देर बाद लोगन को होश आता है। वो सिर पर गोली लगने की वजह से अपनी पूरी याददाश्त खो चुका है। जब वो कायला को देखता है तो उसे पहचान नहीं पाता और वहां से चला जाता है। और अंत में हमें दिखाया जाता है कि स्ट्राइकर के पास आर्मी के जवान आते हैं जो उसे जनरल के कत्ल की इंक्वायरी में अपने साथ ले जाते हैं। और अंत में हमें दिखाया जाता है कि वेपन नंबर 11 यानी कि डेडपूल के हाथ मलबे से निकल रहे हैं और अपने सर को ढूंढ रहे हैं। वो अपने सर को ढूंढने में कामयाब हो जाता है और उसकी आंखें खुल जाती हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म साल 2009 में आई थी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।